हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 4th लेसन मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर किसी लेसन के एक से ज़्यादा पार्ट हैं तो सभी पार्ट्स को देखें, सुने, ताकि आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मुग़ल साम्राज्य। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका जो विस्तार है वो पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी घाटी तक फैला हुआ था। और वहाँ की जो आबादी थी लगभग 15 करोड़ के आसपास थी। तो हम ये देखते हैं कि लगभग पूरा भारत ही मुग़लों के अधिकार में आ गया था। तो ये अधिकार 16वीं सदी में शुरू हुआ और 17वीं सदी के बाद तक फैला। और यह विस्तार मतलब दिल्ली और आगरा से शुरू होकर सारे भारत में फैलता गया। मुग़ल वंश की नींव जो है बाबर ने रखी थी। यह 2 वंशों के वंशज थे कि मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। जो इनके माता पिता थे वे 2 महान वंशों के वंशज थे। माता की तरफ से ये मंगोल शासक चंगेज़ खान के वंशज थे। और चंगेज़ खान ने एक बहुत बड़ा नरसंहार किया था अपने राज्य विस्तार को करने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए। उसने काफ़ी लोगों को मार डाला था, इसलिए ये अपने आप को चंगेज़ खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिनकी 1404 में मृत्यु हो गई। और ये अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। 1398 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इनको तिमुरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, मुग़ल वंश को, क्योंकि इनके पिता बाबर तैमूर के वंशज थे। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। मुग़ल वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार बाबर के पोते अकबर ने किया था। उसके समय में सबसे ज़्यादा मुग़ल वंश का विस्तार हुआ था, साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अकबर की प्रशासन संबंधी जो नीतियाँ थी वो उनके बाद आने वाले राजाओं ने भी अनुसरण किया। और मुग़ल समय में ही दिल्ली का लाल किला बना था, जहाँ से हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है लाल किला कहाँ है, दिल्ली में किसने बनवाया? मुग़लों ने। ये मुग़ल तैमूर वंशज होने पर इतना गर्व करते थे कि प्रत्येक मुग़ल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना गर्व की बात समझते थे। सबसे पहला शासक मुग़ल शासक बाबर, जब उसने राज्य विस्तार किया तो उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उस समय उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी और कई वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, जो हमने पहले पढ़ा था। और इस तरह से दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया और यहीं से उनका राज्य विस्तार होना शुरू हो गया। तो जो हमने बात की है पानीपत के पहले युद्ध की, तो ये ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे पहले युद्धों में तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया गया था कि इस समय में 16वीं सदी में तोप आदि का प्रयोग होने लगा था और गोला बारूद का भी प्रयोग होने लगा था। और सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया? बाबर ने, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने में। गोला बारूद को आग्नेयास्त्रों के नाम से जाना जाता है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराने के बाद 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हरा दिया। इसके बाद 1528 में चंदेल में राजपूतों को हरा दिया।
अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं आगे आया और उसने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक राज्य किया। हुमायूं ने देखा कि उसके पिता के समय में राज्य संभालने में कुछ दिक्कतें आई, इसलिए जब वह स्वयं राजा बना तो उसने राज्य को या साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, अपने भाइयों के बीच में बांट दिया ताकि प्रत्येक प्रांत का अच्छी तरह से शासन हो सके। लेकिन उसके भाई मिर्जा कामरान की इच्छाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया और वो हार गया। उसने 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में युद्ध किया और वो 2 बार हार गया। इसके बाद हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और 1555 में दोबारा दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, परंतु उससे पहले अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका पुत्र अकबर आया, जिसने 1556 से 1605 तक राज्य किया। वह 13 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन गया और सबसे अधिक राज्य विस्तार भारत में मुगलों का राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा उसके समय में ही हुआ। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर ने राज्य किया 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के ही सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया कि जो उसने अभियान शुरू कर रखे थे उनको पूरा किया, आगे बढ़ाया। मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली, लेकिन सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान चलाए उनमें वो सफल नहीं हुआ। जहांगीर के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस तरह हम देखते हैं कि जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल सम्राट बना 1627 से लेकर 1658 तक। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली मुगल शासक था और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब शक्तिशाली भी था और चालाक भी था। अपने पिता को भी कैद कर दिया और अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन शुरू होता है 1658 से लेकर 1707 तक। मुगल वंश में ये परंपरा थी कि जो साम्राज्य होता था वो राजा के जितने भी पुत्र होते थे उन सब में बराबर बांट दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाया था। अब हम देखते हैं कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। हम देखते हैं कि मुगलों के समय में जो राजा लोग उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनके खिलाफ तो वो युद्ध करते थे, जो उनके साथ रहना अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जो राजा उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे उनके साथ वो रिश्ते नाते भी बना लेते थे कि अपने बच्चों की शादियां उनके परिवार में कर देते थे। स्वयं अकबर ने राजपूत रानी जोधा बेगम से शादी की थी, जो कछवा की राजकुमारी थी। इसी तरह शाहजहां की माँ भी राठौड़ राजकुमारी थी। तो इस तरह से उन्होंने दूसरे वंशों में अपने संबंध स्थापित कर लिए। तो इस तरह से वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, क्योंकि जिनके साथ वो अपना संबंध स्थापित कर लेते थे या शादी विवाह कर लेते थे तो वो उनके साथ मिल जाते थे और इससे मुगलों की शक्ति बढ़ जाती थी। जो राजा लोग उनका विरोध करते थे वो उनके साथ लड़ाई या युद्ध आदि करके उनको हरा देते थे और उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लेते थे और उनके सारे खजाने पर अपना अधिकार कर लेते थे। तो इस तरह वहाँ से भी वो शक्तिशाली हो जाते थे। जैसे जैसे मुगलों का राज्य विस्तार बढ़ता गया वैसे वैसे सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता थी। तो शुरू में उसके प्रशासन में
तुर्की लोग ज़्यादा थे, तुरानी लोग थे, लेकिन बाद में उसने ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठे इन सभी को सम्मिलित कर लिया ताकि राज्य को अच्छी तरह चलाया जा सके। और ये लोग मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह या मनसबदार कहलाए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मनसबदार किसे कहते हैं। मनसबदार का अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई सरकारी हैसियत या पद रखता हो, मतलब जो सरकारी नौकरी करता हो, सरकार के अधीन नौकरी करता हो, उसे मनसबदार कहते थे। यह प्रथा मुग़लों के द्वारा चलाई गई थी, जिसके अंदर 3 पद थे, 3 श्रेणियां थी। पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व। और उनके वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी बढ़ जाता था। तो अकबर के समय में 29 मनसबदार थे। ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के समय में इन मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती गई तो राज्य का खर्चा भी बढ़ता गया। मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो राजस्व से मिलता था, कि जो राजस्व इकट्ठा होता था, राजस्व हम पहले बता चुके हैं पहले की वीडियो में कि राजस्व किसे कहते हैं, भूमि पर लगने वाले लगान को राजस्व कहते हैं। तो इस राजस्व से मनसबदारों को तनख्वाह दी जाती थी और ये राजस्व उनके नौकर इकट्ठा किया करते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ से वे राजस्व, जिस भूमि से राजस्व मिलता था उसी भूमि पर रहते थे, वो किसी और स्थान पर भी रहकर सेवा करते थे। अकबर के समय में इस जागीरदारी का और भी सावधानी से हिसाब किताब रखा गया। लेकिन औरंगजेब के समय में स्थिति बदल गई। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्हें वेतन पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। मुग़लों की आमदनी का मुख्य साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व होता था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल होता था, जो 10 साल तक उसने काम किया, 1570 से 1580 तक। वह कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का बड़ी सावधानी से निरीक्षण करता था। उसने प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बना दी। राजस्व प्राप्त करने की इस विधि को जब्त कहा जाने लगा। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और उनका हिसाब रख सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे भ्रष्टाचार होता था तो वहाँ पे जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए कि मुगल प्रशासकों जो उनका शोषण करते थे उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे। कौन करने लगे? जमींदार, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए थे। 17वीं शताब्दी तक यह विद्रोह एक बड़ा रूप ले चुका था। आइए अब पढ़ते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने एक बहुत अच्छे मित्र अबुल फजल को कहा कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका नाम है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, अकबर के घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिल जाता है। आइए अब हम अकबर की नीतियों पे नज़र डालते हैं। अकबर के प्रशासन की जानकारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा से मिलती है। उन्होंने बताया कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग मिल जाता था। इस तरह अकबर के समय में सैनिक कार्य करने वाले अलग होते थे, धार्मिक कार्य करने वाले अलग मंत्री होते थे और फौजदारी कार्य करने वाले अलग होते थे, और नगर की जो पुलिस अधिकारी होता था वो भी उसका अलग से अपना काम होता था। अब हम देखते हैं कि जहांगीर का विवाह 1611 में मेहरुनिसा से हुआ, जो जिसे बाद में नूरजहाँ कहने लगे। नूरजहाँ जहांगीर के प्रति हमेशा वफादार रहती थी और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रहती थी। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाए थे।
जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण होते थे, खुदे हुए होते थे, उत्कीर्ण खुदा हुआ, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ ये लाइन लिखी होती थी, जैसा कि चित्र 8 में दिखाया गया है। ये चित्र में जो दिखाया वो नूर जहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। इसके ऊपर चौकोर चौरस मोहर लगाई जाती थी और लिखा होता था कि उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ये लाइन इसके ऊपर लिखी होती थी। इस गोल मोहर के कारण रानी की जो छवि है वो बहुत प्रभावशाली बन गई थी। अब जो अकबर के अभिजात थे या जो सेना थी वो इतनी बड़ी हो गई कि राजस्व का खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा। जब तक वो ईमानदार थे, साम्राज्य का कार्य बहुत अच्छा चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक उनके अंदर हेरा फेरी आ गई थी और उन्होंने नुकसान करना शुरू कर दिया था, स्वयं को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया था कि साम्राज्य के प्रति वफादारी भी कम होती गई, आपको राजा बनाने की सोचने लगे। ये कह सकते हैं कि वो राजा का सहयोग ना देकर अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करने लगे। अब अकबर ये जान गया था कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत अंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचारों की तरफ ले गए और अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर अकबर की मदद की और अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इस विधि को अपनाया। इसके अलावा अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और रामायण, महाभारत, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया। संस्कृत वाले जो ग्रंथ थे उनको फारसी में लिखवाया ताकि लोग समझ सकें। इस तरह हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के कारण आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई थी और मुगलों के काल में बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया था, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। परंतु मुगल शासन के जो मनसबदार होते थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वो राजा की मदद ना करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित करना चाहते थे और इसी कार्य में वो लगे हुए थे, क्योंकि उनके पास धन भी बहुत होता था और संसाधन भी होते थे और जिसके कारण वो 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और इससे मुगल सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी। जैसे मुगल काल में राजा रानी होते थे, ऐसे संसार के कई भागों में, कई देशों में राजा रानियां होते थे। इनमें से एक उदाहरण है ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान का। के राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ बढ़ने लगा था। उसने भी हंगरी को अपने राज्य में मिला लिया था और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया था। उसकी फौजों ने बगदाद, इराक को भी अपने साथ मिला लिया था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया और अफ्रीका में भी ऑटोमन सत्ता को माना जाने लगा। इसने पुर्तगालियों को भी चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया, अवार्ड दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बहुत सारे कानून बनाए गए थे। इन नियमों का यही लक्ष्य होता था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान रखें और किसानों को बेगार और भारी करों से बचा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन राज्य का भी पतन हुआ। उसके बाद भी सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाता रहा। जब भारत में अकबर का शासन था तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ थी, जो 1558 से 1603 तक रही। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इस लेसन में हमें भारत में मुगलों के शासन के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ संसार के अन्य भागों के शासन के बारे में भी पता चलता है। सभी लोग अपने राज्य विस्तार में लगे हुए थे और शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए नई नई नीतियाँ भी बना रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं और मेरी सारी वीडियोस देखते रहें।
और अगर एक लेसन के ज़्यादा से पार्ट हैं, एक से ज़्यादा पार्ट हैं, तो सभी पार्ट देखें, सुने और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।